बीकॉम सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम लोगों का पहला टॉपिक जो कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम लोग का डे 2 है। ये वाला टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे इसका आज हम लोग का डे 2 होगा। डे 1 में हम ऑलरेडी आप लोगों को पेपर का फॉर्मेट बता चुके हैं, ठीक है ना, कि 50 मार्क्स का आएगा, सेमेस्टर एंड में 25 मार्क्स इंटरनल होगा, नॉन एमसीक्यू पेपर रहेगा, कॉलेज वाला पेपर सेट करेगा। ये सब ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्केर्सिटी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सब के बारे में डील कर लिए थे, ठीक है ना। और स्टडी ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ चॉइस के तक हम लोग क्लास किए थे। और आज हम बोले थे स्टार्ट करेंगे हम लोग पीपीसी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आज हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। व्हाट इज पीपीसी, ठीक है ना, इससे रिलेटेड हम लोग पूरा आज क्लास करेंगे। और ये वाला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो लास्ट क्लास रहेगा उसमें हम आप लोग को ये बता देंगे कि क्या क्या इस चैप्टर से पढ़ना है, आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सर आप तुमसे बताइएगा, बस उसी को ही पढ़ना है और उसको छोड़कर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। सर आपके नोट से ही पढ़ेंगे ना? हाँ, नोट से पढ़ सकते हो या अपने से आंसर बना के लिख सकते हो। ग्रामेटिकल एरर नहीं रहना चाहिए बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है ना, मतलब लगे कि हाँ आंसर ठीक है। अब ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा रहेगा तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आंसर अगर इसमें नहीं रहेगा तो उसका आंसर हम दे भी देंगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पीपीसी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज पीपीसी कर्व और व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? देखो, पीपीसी का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम लोग पीपीएफ भी बोलते हैं, पीपीसी या फिर पीपीएफ बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर फ्रंटियर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, लास्ट क्लास जो हम लोग किए थे, यहां लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला चीज किए थे कि इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक में चॉइस है। उससे पहले हम लोग पढ़े थे स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस क्या है, स्केर्स है, लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो जब मेरा वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस स्केर है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास चॉइस रहेगा। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, चॉइस आ गया। अब जब चॉइस आ गया है तो एक चीज थोड़ी रहेगा चुनने के लिए, चॉइस में अलग अलग चीज रहेगा। अब यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में ये कॉम्बिनेशन अलग अलग चॉइसेस का शो किया जाता है जो कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है यूजिंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब किसी को भाई, किसी का कोई प्रिफर करता है कि सर हम जो है राइस खाते हैं, कोई बोलता है नहीं सर हम तो राइस नहीं, हम तो रोटी खाते हैं, है ना। सबका अपना अपना चॉइस है। कोई बोलता नहीं सर हम तो राइस खाते हैं, कोई बोलता नहीं हम तो रोटी खाते हैं। अब एक फैमिली में दोनों बन रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसे तो नहीं है कि अनलिमिटेड राइस और अनलिमिटेड रोटी बन सकते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 10 प्लेट्स ऑफ राइस बन रहा है, उसके साथ साथ 10 प्लेट्स ऑफ रोटीज राइसेस बन रहे हैं अगर, तो उसके साथ साथ मान लेते फॉर एग्जांपल 40 पीस रोटी बनेगा। ये कॉम्बिनेशन में काम चल जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई बोला कि नहीं हमको जो है अपना राइस का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना है। अब राइस का क्वांटिटी उसको बढ़ाना है, मान लो 10 से करना है फॉर एग्जांपल 12 प्लेट्स, तो उसके लिए रोटी का अमाउंट उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। बोल सकते अगर हमको 12 प्लेट रोटी बनाना है, 12 प्लेट चावल बनाना है, तो रोटी को हमको 40 से कम करके फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं 36 फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे 36। अगर बोलते हैं कि नहीं, कोई बोलेगा कि नहीं हमको जो है और राइस का क्वांटिटी बढ़ाना है,
15 प्लेट करना है तो भाई रोटी को और कम करना पड़ेगा, हो सकता है हमको करना पड़े 28। कोई बोलेगा नहीं भाई हमको और अगर कम करना है, तो ऐसे करते 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 अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा। यही जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जब हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। और यहां पे एक अलग अलग पॉइंट्स रहेगा। ये जो अलग अलग पॉइंट्स है, यहां पे मान लो राइस है, यहां पे मान लो रोटी है, और ये उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जो राइस एंड रोटी का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि आप या तो पूरा का पूरा जो है आप राइस बना लो, रोटी जीरो है, या पूरा का पूरा रोटी बना लो, राइस यहाँ पे जीरो है, या कुछ क्वांटिटी ऑफ राइस कुछ क्वांटिटी ऑफ रोटीज। हाँ ग्राफ देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक मैप है या कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स अ कंट्री कैन मेक। अब यहां पे हम एग्जांपल राइस एंड रोटी का लिए है, बट कंट्री में तो सिर्फ राइस एंड रोटी नहीं रहता है, बहुत सारा और भी इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस गुड्स बनाना है या कंज्यूमर गुड्स बनाना है। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चरल क्रॉप फूड एग्रीकल्चरल गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है या इंडस्ट्रियल गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है यूजिंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये सर्व करते हैं एक विजुअल टूल जो कि अंडरस्टैंड करना है कि एक कंट्री डिसाइड करता है टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन पर्टिकुलर गुड, इट इज नेसेसरी दैट वन हैज टू गिव अप सम अमाउंट ऑफ अदर गुड्स। भाई ऑप्शन मिलता है तुमको रोटी चावल का, तो होता है ना कि हाँ भाई चलो हम 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 प्लेट थोड़ा सा चावल खा लेंगे, या अगर हमको रोटी खाना ही नहीं है पूरा का पूरा चावल खा ले रहे, या हमको चावल खाना नहीं है पूरा का पूरा रोटी खा ले रहे। अब क्या तुम दोनों एकदम बल्क क्वांटिटी में खा सकोगे? एक आदमी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाए भाई 4 रोटी नहीं है 2 ही रोटी है, थोड़ा सा चावल के साथ एडजस्ट कर लो, वो बोलेगा हाँ ठीक है चलो, एडजस्ट कर लेगा आदमी। मतलब अगर एक क्वांटिटी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरा का आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पेट में ज्यादा लिमिटेड है। तो उसी तरह कंट्री में रिसोर्सेस लिमिटेड है, आप हर गुड्स को अनलिमिटेड अमाउंट में बना नहीं सकते हो। जब आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरा का ऑटोमेटिकली कम होगा। अब ये कंट्री को डिसाइड करना है कि क्या ज्यादा बनाना है और क्या कम बनाना है, ठीक है। दिस इलस्ट्रेट फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मेकिंग चॉइसेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, मेकिंग चॉइसेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। अब ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, जैसे कि कंट्री अभी वॉर में है, वॉर के वक्त में कंट्री सोचेगा भाई इक्विपमेंट्स, गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, फाइटर जेट्स, ये सब का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है, चलो खाना वाना भी थोड़ा कम भी होगा चलेगा, सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, जान बचेगा तब ना आदमी रहेगा फिर। लेकिन जब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बोलेगा नहीं भाई हम लोग को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है ना, एडुकेशन के ऊपर काम करना है। लेकिन जब वॉर होगा बोलेगा एडुकेशन हॉस्पिटल सब रोक दो, पूरा पहले वॉर के ऊपर फोकस हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अब कुछ कंट्री जैसे कि किंग जोंग नॉर्थ कोरिया, देखते हो उसके घर उसके कंट्री में गरीबी भरा पड़ा है, उसको मतलब नहीं, वो न्यूक्लियर पावर बन गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी बना चुके हो, उसके पास एक पर एक टेक्नोलॉजी है। ईरान उतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है ईरान, लेकिन मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग है। दुबई एंड ऑल का जितना रिसोर्स है तो वो लोग बुर्ज खलीफा बना रहा, पाम जुमेरा बना रहा। ईरान कुछ नहीं बना, ईरान बोला हम सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाएंगे, और वो ड्रोन्स एंड मिसाइल्स तो सबको उड़ा देगा। तो अब ये कंट्री के ऊपर प्रायोरिटी है कि अब ईरान का एग्जिस्टेंस थ्रेट था, उसको पता था कभी ना कभी इजराइल अमेरिका अटैक करेगा, तो भाई हम बुर्ज खलीफा बना ले या जो भी बना ले ये लोग तो तोड़ ही देगा, उससे अच्छा हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा पैसा लगा देते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर।
है ना। लेकिन सऊदी हो गया, दुबई हो गया, उन लोग को पता है कि भाई हम लोग को उतना किसी से दुश्मनी नहीं है, हम लोग को उतना ज्यादा मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्री के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। समझ में आया। तो विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेज जब एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा का प्रोडक्शन घट जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज एमआरटी और पीपी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। देखो पीपीसी का स्लोप हम कैसे बनाए, इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए, लेफ्ट से राइट की तरफ लाए, हम बनाए ऐसे ना बनाए इसको, है ना। ये स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। जैसे डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व में कैसे बनाते हैं ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व वैसे बनाते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। तो वैसे इसका भी ये क्या है, स्लोप है। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, ऐसा क्यों है सर, आप ऐसे क्यों बनाए, अब तो ऐसे भी बना सकते थे, है ना, सीधा ही सही से सेम ही हो रहा है। डिमांड कर्व हम लोग ऐसे बनाते हैं, अगर इसके जगह तुम ऐसे बनाओ तो गलत होगा, ये भी सही है, लेकिन ऐसे ही क्यों बताओ, वाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका रीजन था। उसी तरह यहाँ पे ये इस तरह का लेफ्ट टू राइट क्यों स्लोप हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी का। एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको एमआरएस भी बोलते हैं हम लोग, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, या पीपीसी कर्व का स्लोप क्या है, ये दोनों का मतलब सेम ही है। अब ध्यान से समझो, यहां पे हम बोले भाई, ध्यान दे भाई, कितना रोटी 10 से कितना हुआ, 10 से कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है ना। यहां पे कितना चेंजेस आया, 2, यहां पे कितना चेंजेस आया, -, यहां पे फिर कितना चेंजेस आ रहा है, और यहां पे कितना चेंज आ रहा है, -1। समझ आ रहा है, मतलब पहला 2 यूनिट इंक्रीज करने के लिए आपको 6 यूनिट डिक्रीज करना पड़ा, उसके बाद 2 यूनिट इंक्रीज करने के लिए आपको 8 यूनिट डिक्रीज करने पड़ा, उसके बाद अगर हम लोग करेंगे 2 यूनिट इंक्रीज करने के लिए आपको 10 यूनिट डिक्रीज करने पड़ा। इसको ही बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि एक बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरा का कितना यूनिट कम करना पड़ेगा, और सेम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे डिक्रीज का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है। इसको ही बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट सिग्निफाइज द रेट फॉर विच वन गुड्स मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। इसका मतलब होता है एक गुड्स का क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरा गुड्स का क्वांटिटी को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कि भाई अगर एक रोटी लेना है तो हमको कितना चावल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। व्हाइल इंश्योरिंग टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिमेन्स दी सेम। अब ये जो है ना डिक्रीज होते जाते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज होते जाता है। रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, हमको बहुत जोर का प्यास लगा हुआ है, सामने में शरबत दुकान वाला है, ठीक है, 5 का ग्लास वो 10 रुपए में बेच रहा है, तुम बोले यार प्यास बहुत जोर लगा हुआ है, 10 रुपए दे के पियो। तुम पहला ग्लास 10 रुपए दे के पी लिए, तुम्हारा जो इंटेंसिटी था प्यास का वो कम हो गया। अब वो तुमको बोले दूसरा ग्लास दो ना 10 में, तुम बोले 10 में नहीं लेंगे, जाओ, उस वक्त प्यास बहुत ज्यादा लगा था, फिर तुमको बोलेगा अच्छा लो ना हम 5 रुपए में दे देंगे, तुम बोलेगा हाँ तब देंगे। इसका मतलब है बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स डिक्रीजेज। तो अब अगर उसको सेल करना है तो तुम उसको अपना प्राइस को कम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लो किसी को रोटी का अमाउंट इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, तो जितना अमाउंट डिक्रीज करना पड़ रहा है उसको, जैसे जैसे स्टेप इंक्रीज होगा ये अमाउंट में और इंक्रीमेंट आते रहेगा। ऐसे नहीं है कि 2 रोटी के लिए 2 प्लेट चावल के लिए 6 रोटी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नहीं,
पहला अगर 2 रोटी के लिए 6 प्लेट चावल सेक्रीफाइस करे, उसके बाद ये और कम होते जाएगा। The slope of PPC directly represents the opportunity cost of producing one more unit of a good in terms of quantity of another good that must be given up. This slopes vividly reflects the trade-off between the two goods displayed on the curve. जो कर्व यहाँ पे होगा बना होगा नहीं। Specifically, a steeper slope indicates a higher opportunity cost. Means more of one goods must be sacrificed to produce an additional unit of another goods. अब इसको हम पूरा सम्स करके दिखा रहे हैं एक क्यों और कैसे हो रहा है। ठीक है, 2 गुड्स लेते हैं, क्लोथ्स एंड फूड। ठीक है, आप पहले तो आप 0 यूनिट ऑफ क्लोथ्स अगर बनाते हो कि क्लोथ्स हमको कुछ नहीं बनाने, तो फॉर दैट आपको 20 यहाँ पे यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जनरली हम लोग केजी रुपीज में मेजर करते हैं, यहाँ पे हम लोग मानते हैं यूनिट्स। अगर आप क्लोथ्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आपको फूड 20 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर पाओगे। आप जैसे 1 यूनिट क्लोथ्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको लेट्स से 2 यूनिट फूड का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर जैसे आप 1 यूनिट और प्रोड्यूस कर रहे हो क्लोथ्स को, तो अब आपको 3 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर जैसे आप क्लोथ्स का 1 और यूनिट इंक्रीज कर रहे हो तो अब आपको 4 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप 1 और यूनिट इंक्रीज कर रहे हो अब आपको 5 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप 1 और यूनिट यहाँ इंक्रीज करें अब आपको पूरा का पूरा 6 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कितना था यहाँ, तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकाले तो पहले तो 0 है, 1 कितना था 1:2। यहाँ 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, यहाँ 2 यूनिट डिक्रीज हुआ, उसके बाद 1:2, उसके बाद 1:2, उसके बाद 1:2, उसके बाद 1:2। मतलब ईच एडिशनल यूनिट में आपको और ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको कर्व में शो करते हैं, अब देखो एग्जैक्टली तो हम स्केल से मेजर नहीं कर रहे, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इक्वल हो। एक, 2, 3, 4, 5। चार, 8, 12, 16, 20। Not 0 full 20। बीस 0 1 18।
एक, 2, 15, 3, 11, 4, 6। देखो ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा है इसका शेप, क्योंकि यहाँ पे काउंट मतलब मेजर सही से नहीं हो रहा है। इसका शेप कुछ ऐसा रहेगा, इट मस्ट बी लाइक दिस। ट्राई कर रहे थे। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 1, 2, 3, 4, नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, आप हमको वैसे दिखा दीजिएगा बना के। इसका शेप समवॉट एग्जैक्टली पूरा ऐसे रहेगा। देखो पूरा देखना था। इसका शेप समवॉट पूरा एग्जैक्टली ऐसा रहेगा। जैसे बताया है। सर ऐसा स्ट्रोक बनाने के बाद आप डॉट डॉट दे दीजिए उस हाँ हिसाब से। वो तो फिर मतलब शॉर्टकट हो गया, मतलब एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। यूनिट में मिस्टेक हुआ होगा तो बनाएंगे यूनिट में एक्चुअली मेजर एग्जैक्टली कॉपी में बनाएंगे बन जाएगा। इसमें एग्जैक्टली मेजर सही नहीं हो रहा ना। कॉपी मतलब 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली तुमको सेम लेना पड़ेगा, तब वो बन जाएगा। ठीक है, ये है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस रहता है वो मेनली स्मॉल स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर रहता है, जैसे कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, स्पेसिफिक फर्म, पर्टिकुलर मार्केट। वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ये फोकस करता है ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर है नेशनल इनकम, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ही नैरो है, ठीक है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ही ब्रॉड है, ये पूरा इकोनॉमी एज अ होल से डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल इंडस्ट्री से डील करता है, ठीक है, वन एट अ टाइम। अब क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पूछेगा? रिलेटेड टू इंडिविजुअल चॉइसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल फर्म और प्राइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर्स द क्वेश्चन इंटायर इकोनॉमी, ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एग्रीगेट फिनोमिना।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का पॉलिसीज स्पेसिफिकली पर्टिकुलर मार्केट के लिए रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन दी अदर हैंड ये ड्राइव करेगा लार्जर स्केल में, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है, ठीक है ना। वेयर एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए कुछ रूल निकाला गया या कुछ पॉलिसी निकाला गया, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज लेबर इंटेंसिव एंड व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये दो वर्ड का मतलब समझना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। देखो तुमको कोई सामान बनाना है, क्या गुड्स जो प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में या फैक्ट्री में, दो तरीका से हो सकते हैं। पहला तरीका है सर उसको हाथ से बनवा रहे हैं, मजदूर लोग बना रहे हैं, और दूसरा है मशीन से बनवा रहे हैं। जो काम मशीन के थ्रू होता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां ह्यूमन एफर्ट मिनिमम लगेगा, और जो काम ह्यूमन बीइंग अपने हाथ से करता है उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे मैनुअल लेबर का काम हो रहा है। अब इकोनॉमी को क्या करना चाहिए। देखो एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, जिनको नोबेल प्राइज मिला अभी रिसेंटली, इसका नाम है अभिजीत बैनर्जी। नाम सुने हो? अभिजीत बैनर्जी को क्यों नोबेल प्राइज मिला, क्या किया? सैफ अभी पूछेंगे कि धोनी वर्ल्ड कप कब जीता था, फट से बता दोगे। अभी पूछ रहे हैं कि कब मिला उसको, क्यों मिला उसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता है। पढ़ाया गया था कि फीफा वर्ल्ड कप में अभी कौन सेमीफाइनल में है, पता है ना। 2026 का T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था, पढ़ाया गया, पता है। तो राज शमानी का पॉडकास्ट में भी वो रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, जाके सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला इकोनॉमी से रिलेटेड। अब देखो वो बोलता है, उसका सालों का रिसर्च है, ठीक है, उसको नोबेल प्राइज ऐसे ही थोड़ी मिल गया भाई इकोनॉमिक्स में। वो बोलता है कि वो काम जहां पे लेबर और मशीन से सेम कॉस्ट लग रहा है उसको हम लोग मशीन से रिप्लेस ना करें। क्या मतलब है सर इसका? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमको एक पर्स बनाना है, मशीन से बनेगा तो भी पर पर्स का कॉस्ट 100 रुपया आएगा, और कोई लेबर हाथ से बनाएगा तो भी पर पर्स का कॉस्ट 100 रुपया आएगा, या हो सकता है 105 रुपया तक भी आए, तो भी आप इसको मशीन से रिप्लेस मत करो। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अब जैसे कि मान लो मेरा फादर या मेरा घर का कोई मेंबर वहां पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो जो कमा के ला रहा है उसका कमा के लाने से मेरा घर का 5 आदमी का खाना चल रहा है ना भाई। आप इसको मशीन से रिप्लेस कर दोगे तो मेरा जो रोजगार गया, साथ ही साथ 5 आदमी जो है हम लोग इकोनॉमी के ऊपर बोझ बन गए। मतलब अब हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन गए ना, नहीं कमा रहे तो। हम लोग अगर नहीं कमा रहे, बैठो फॉर द टाइम बीइंग, बैठो थोड़ा देर बैठो। अब हम लोग नहीं कमा रहे तो हम लोग इकोनॉमी के ऊपर तो बोझ ही बन गए। तो सरकार को हम लोग का टेक केयर करने होगा। अब तुम बोलोगे सरकार कैसे करेगा सर, अगर हम बीमार पड़ते, मेरे पास पैसा रहता तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते क्या? नहीं जाते। हम लोग को लगता है सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल तो फ्री है। नहीं भाई, गवर्नमेंट को कॉस्ट लगता है। तुमको लग रहा है फ्री है, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा खर्चा एक सरकारी स्कूल चलाने में गवर्नमेंट को लग रहा है। ये मत सोचो वो फ्री है। वहां का स्कूल का टीचर का सैलरी, तुम्हारा प्राइवेट स्कूल का, वो लोग का एक एक टीचर का सैलरी, अगर हम पीजीटी कॉमर्स का बात करें 80-80 हजार रुपया है, जो प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल का सैलरी नहीं है। तो उन लोग का कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर हम अर्न करेंगे तो हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हम अपने से अपना टेक केयर कर लेंगे। तो इसीलिए वो बोलता है कि अगर कॉस्ट का डिफरेंस 5% है तो आप ह्यूमन को मशीन से रिप्लेस मत करिए। हाँ, उससे ज्यादा है तो आप मशीन से रिप्लेस करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां पे प्रोडक्शन जो है मेनली ह्यूमन एफर्ट से हो रहा है, ह्यूमन लेबर से हो रहा है, मशीन्स का टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। वेयरएज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ह्यूमन का इंटरवेंशन ना के बराबर है। पूरा का पूरा काम जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू मशीनरी से हो रहा है। ठीक है। अब जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, जहां पे पॉपुलेशन कम है, पैसा बहुत है,
वो लोग इसी को यूज करेगा। जापान में हाउस होल्ड का झाड़ू पोछा के लिए रोबोट को रखा है, हम लोग रोबोट कर दे रहे हैं सब साफ सफाई। क्यों भाई, आदमी कम है तो सर तुम सही से कर रहे हो साफ हाँ। सफाई? कंपटीशन कर सकती है तुम। हम लोग का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, घर में बेटी लोग फ्री में बैठ के है, वो लोग झाड़ू पोछा कर देगी, बहू लोग है वो लोग कर लेगी, ठीक है। In a country like India, capital intensive technique is not a good idea. Why, sir? Because such a vast population है इंडिया में, इतना ही ऑलरेडी बेरोजगारी है। अब आप ऑटोमेशन लेके आओगे तो काम क्या होगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मैनुअल लेबर का। अब देखो इसका प्रोज एंड कॉन्स है, तब सब बोलेगा सर तब तो इंडिया कभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब अगर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लिए तो फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करें, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है क्या करना है। समझ में आया? दोनों ही साइड का प्रोज एंड कॉन्स है। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है विच इज हैवी रिलायंस ऑन ह्यूमन लेबर रेदर एंड मशीन्स एंड ऑटोमेशन। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है रिलाइज ऑन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन लेबर मिनिमम यूज होता है। क्लियर? अच्छा, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? एक इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? क्लास 11 में आप लोग पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, दो क्वेश्चन है। हर इकोनॉमी, जितना भी कंट्री है, जितना भी इकोनॉमी है, सबका सेम टेंशन। पहला टेंशन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। क्वांटिटी या फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है मतलब सर लेबर क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर गुड्स बनाना है, कैपिटल गुड्स बनाना है। आपके ऊपर क्या एडवांटेजेस है? क्लास 11 में पढ़ी थी ना, रिकार्डोस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज और एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ, क्या था, एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और रिकार्डोस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा व्हाट टू प्रोड्यूस। सर इंडिया जैसा कंट्री जहां पे इतना नदी बह रहा है, इतना अच्छा क्लाइमेट है, हम लोग का एग्रीकल्चरल कमोडिटी आराम से ग्रो हो सकता है, हम लोग उसको ही प्रोड्यूस करेंगे। जापान जैसा कंट्री जहां पे स्पेस बहुत छोटा है, आइलैंड एरिया है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दुबई ऊपर वाला दे दिया, नीचे से ऑयल निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है, तो वो लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपका नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना, कंट्री का क्या डिमांड है, किस चीज में एडवांटेजेस है आपका, ठीक है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, सर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये भी डिफर करेगा कंट्री टू कंट्री। कंट्री में पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, चीप लेबर अवेलेबल है, यहाँ पे तुम मशीन रखने जाओगे जितना खर्चा आ जाएगा उतना में तो 4 आदमी आ जाएगा काम करने के लिए, है ना। लेकिन जापान में मेड एंड ऑल इजली नहीं मिलता, यूएस में मेड एंड ऑल इजली नहीं मिलता है। मेरा एक फ्रेंड है तो वो दुबई में रहता है, वो बोलता है भाई हम लोग के मतलब इसमें मेस में जो खाना बनानी आती है कार में आती है। हाँ, तो लोग मेस में जो कैंटीन में खाना बनाती है जो कार में बनाती है, कार में नहीं बनाती, मतलब कार में आती है खाना बनाने। सर कार कौन चलाता है? उसका ड्राइवर चलाता है। अब वो नहीं पता, समझ में आ रहा है। तो डिपेंड कर रहा है आपका कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन कैसा है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे करके गुड्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियस सा बात है ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमंस के लिए प्रोड्यूस होगा तो ह्यूमंस को क्या जाके हाथ में घर घर पहुंचा देंगे। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब ये गुड्स कैसे आप लोगों तक पहुंचाओगे, आपको इनकम पहुंचाना है। हम चाह रहे हैं मेरे एरिया में जितना है सब जो है BMW कार खरीद ले, तो हम जाके गिफ्ट तो नहीं करेंगे एक एक BMW कार, हम कोशिश करेंगे ये लोग का इनकम इतना हो जाए कि ये लोग BMW कार ऑटोमेटिकली अफोर्ड कर लेगा। तो गवर्नमेंट को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनकम लोगों का जनरेट करना है, इंक्रीज करना है, गुड्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा।
है ना भाई। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिविजुअल और ग्रुप्स में, ये होगा थ्रू इक्विटी एंड फेयरनेस, ठीक है ना। इक्विटी एंड फेयरनेस का मतलब लोगों तक इनकम जनरेट करने का मौका दो, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो बिजनेस करने का। फिर भी कोई पीछे रह जा रहा है तो उन लोगों को पुश करो, कुछ फेवर दो, पॉलिसीज उन लोग के लिए बनाया जाए कि भाई वुमेन जो है वर्नेबल है सोसाइटी में, वो लोग को पैसा दिया जा रहा है, 3,000 रुपए लो, जाओ खुश हो, है ना। SC ST के लिए लॉ ये बनता है, पॉलिसीज बनता है ताकि SC ST को बढ़ावा मिले। OBC के लिए बनता है, OBC को बढ़ावा मिले, है ना। अच्छा, व्हाट इज स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी किए हैं। इन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज हाईली यूजफुल इन मेजरिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। एक है पॉजिटिव स्लोप, एक है नेगेटिव स्लोप। डिमांड का नेगेटिव स्लोप है, सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप है। अब दो कमोडिटी है X एंड Y, अगर दोनों नेगेटिव स्लोप है मतलब है एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और पॉजिटिव स्लोप है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी। डिमांड में होता है ना सर, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो डिमांड प्राइस घट रहा है। ये हो गया नेगेटिव स्लोप, एक बढ़ने से दूसरा घटेगा, इनवर्स रिलेशन है। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है सप्लाई में, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घट रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली रिलेशन। तो पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है नेगेटिवली रिलेटेड और इनवर्स रिलेटेड, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेटेड। एग्जाम्पल इसका डिमांड कर्व और इसका सप्लाई कर्व। क्लियर हुआ, ये सब था इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्लास थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से, 2 क्लास 3 क्लास लगेगा। ये ऑलरेडी आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे, याद होगा तो, अगर पढ़े होगे तो वेल एंड फाइन, नहीं भी पढ़े होगे तो पढ़ा ही देगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 डिमांड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डिमांड में पूरा फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करेंगे, सम्स भी करवाएंगे, टेंशन मत लो। डिमांड है, फिर सप्लाई है जो तो देखो ना इसमें दिया हुआ है। सर आप नेक्स्ट क्लास में बताइए, फिर आप इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ना है। हाँ, देखो डिमांड है और सप्लाई है, दोनों को करेंगे। तो ये वाला क्लास हम लोग का खत्म होता है, मतलब इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास विल बिगिन विथ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चलो क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, रिवाइज करो अच्छे से, जो जो क्वेश्चन देंगे उसको अच्छे से पढ़ना है।